हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट मतलब कोष प्रवाह विवरण का अर्थ और उसका उद्देश्य अंडरस्टूड किया था। देखिए, फंड फ्लो स्टेटमेंट किसी अवधि के बीच वर्किंग कैपिटल के क्या क्या सोर्सेज रहे और कहाँ कहाँ उसको यूज़ किया, उसको दिखाने का एक स्टेटमेंट होता है। इसलिए ये जानकारी ज़रूरी है कि उस अवधि के शुरू में और अंत में कार्यशील पूंजी कितनी थी। इसके लिए अवधि के प्रारंभ का और अवधि के अंत का जो चिट्ठा होता है वो कोष प्रवाह विवरण बनाने के लिए आवश्यक होता है। तो हमने यहाँ पे देखिए 2 साल का बैलेंस शीट ली है। इसलिए 2 क्रमिक वर्ष के अंत में बनाए गए चिट्ठों के आधार पर कोष प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है। इसके अलावा अतिरिक्त वर्ष का आय विवरण, दीर्घकालीन संपत्तियों, दीर्घकालीन दायित्व में हुए परिवर्तनों के कारणों की भी जानकारी आवश्यक है। इसके लिए देखिए 2 स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं। एक होता है हमारा शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल और दूसरा होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो आज हम शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल पर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर आ शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो यहाँ इन सूचनाओं के आधार पर हमें कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की एक अनुसूची तैयार करनी है। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें 31 मार्च 2009 और 31 मार्च 2010 2 वर्ष की यहाँ पर इंफॉर्मेशन है बैलेंस शीट के बेस पर देखें। तो यहाँ देखिए 2 वर्ष की कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, सन्डी डेप्टर, बिल पेबल, स्टॉक इन ट्रेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस और इस तरीके से ये हमारी दोनों करंट असेट्स है दोनों साल की। और यहाँ हमारे पास दोनों वर्ष की करंट लायबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ हम देखेंगे वर्किंग कैपिटल कैसे इंक्रीज़ करती है और कैसे डिक्रीज़ करती है। तो देखिए, इसके लिए फॉर्मेट तैयार है के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करना है। देखिए, फॉर्मेट में शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, तो यहाँ हम दोनों वर्ष ले लेंगे। जैसे क्वेश्चन में था 31 मार्च 2009, 31 मार्च 2010। तो यहाँ रखेंगे हम आइटम्स, यहाँ पे 31 मार्च 2009 और यहाँ पे 31 मार्च 2010। यहाँ रखेंगे हम चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। यहाँ वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होती है तो इसका अमाउंट यहाँ ले लेंगे, और वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होती है या वर्किंग कैपिटल में कोई कमी होती है तो इसको यहाँ पे ले लेंगे। तो वर्किंग कैपिटल के लिए करंट असेट्स अपन करंट लायबिलिटीज होता है। तो पहले यहाँ पे हम करंट असेट्स में देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन में देखिए कैश 2009 में दिखा रहे हैं 30,000 और 2010 में जो 31 मार्च 2010 को है 12,000। तो आप देख रहे हैं कि पहले कैश थी बैलेंस शीट में 30,000, अब 12,000। तो हम कह सकते हैं यहाँ वर्किंग कैपिटल कैसी दिखाई दे रही है आपको, पहले से कम दिखाई दे रही है, मतलब डिक्रीज हो गई। तो इस 2009 और 2010 के बीच की जो कैश है उसका जो डिफरेंस है वो हम यहाँ पे दिखा देंगे कैश लिखकर। कैश पहले हम यहाँ पे शो कर देते हैं। 31 मार्च 2009 में 30,000 थी और 31 मार्च 2010 में 12,000 थी। तो आपने देखा इंक्रीज तो हुआ नहीं, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हुई है। कितने से हुई है इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, 18,000। इसी टाइप से नेक्स्ट देखते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ 8,000 थी, 12,000 हो गई।
8,000 थी 2009 में और फिर से हो जाती हैं 12,000। तो आप यहाँ देख रहे हैं मार्केट में सिक्योरिटीज़ 8,000 से 12,000 हो रही हैं, तो इंक्रीज़ हो रही हैं। तो यहाँ डिक्रीज में डैश कर देंगे और जितने से इंक्रीज़ हुई वो अमाउंट हम इंक्रीज़ वाले कॉलम में ले लेंगे। तो देखते हैं कितनी कमी, 8 12 मतलब 4,000, तो 4,000 इंक्रीज़ वाले में कॉलम में लिख लेंगे। उसके बाद इसमें सन्डी डेप्टर है, सन्डी डेप्टर पहले क्वेश्चन में है 15,000, उसके बाद 10 में है 28,000, मतलब 15,000 से आपके 28,000 हो जाते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि पहले जो देनदार थे आपके वो 15,000 के थे और अब जो देनदार हैं वो 28,000 के हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं इंक्रीज़ कर रहे हैं, कितना इंक्रीज़ कर रहे हैं, 8 - 5 3 2 - 1 1, मतलब 13,000 से इंक्रीज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे बिल रिसीपेबल, बिल रिसीपेबल 2009 में नील, मतलब कुछ नहीं है, और 2010 में देख रहे हैं 5,000 के दिखाए हैं इसमें अमाउंट। तो आप यहाँ देख सकते हैं बिल रिसीपेबल 2009 में नील, मतलब कुछ भी नहीं है, और 2009 के बाद 10 में देख रहे हैं तो 5,000 है। तो आप कह सकते हैं कि जब पहले कुछ नहीं थे अब है, इसका मतलब 5,000 से इंक्रीज़ हो गए हैं, वर्किंग कैपिटल हमारी 5,000 से इंक्रीज़ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टॉक इन ट्रेड, पहले 32,000, उसके बाद इसमें 48 दिखा रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं पहले 32 थी और अब 48 है, मतलब इंक्रीज़ कर गई है। तो देख लेते हैं कितना इंक्रीज़ है, 8 - 2 6 4 - 3 1, 16,000 से इंक्रीज़ कर गई है। उसके बाद हम देखते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्वेश्चन में 2009 में 2,000 और 2010 में नील। तो आप यहाँ समझेंगे कि ये जो है पहले थे अब नहीं है, इसका मतलब वर्किंग कैपिटल यहाँ से डिक्रीज़ कर जाएगी, तो इसको अब डिक्रीज़ वाले कॉलम में लिखेंगे 2,000। उसके बाद ये हमारा पूरा हो चुका, अब इसका हम टोटलिंग कर लेंगे। तो देखिए टोटल वही आएगा जो क्वेश्चन में था, 87,000 1,05,000। उसके बाद क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेब्ट्स है, मतलब डाउटफुल डेब्ट्स। तो ये जो 2009 में आपको 1,000 दिख रहे हैं और 2010 में 2,000 है, तो ये अमाउंट हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ लेस करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, शॉर्ट में डीडी लिखा है, तो यहाँ 1,000 और यहाँ पे 2,000 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तब इसको सब्ट्रैक्ट करके ये आ जाता है 86,000 और ये आ जाता है 1,03,000। तो ये आ जाती है हमारी करंट असेट्स। उसके बाद हम कॉलम लेंगे करंट लायबिलिटीज़,
करंट लायबिलिटीज में सिंडिकेटर 12,000 8,000, इसको क्लोज कर देते हैं। क्वेश्चन में सिंडिकेटर 12,000 8,000, अब यहाँ देख रहे हैं कि पहले हमारे लेनदार 12,000 के थे, उसके बाद लेनदार हमारे 8,000 के रह गए। तो इस टाइप से अगर वर्किंग कैपिटल को हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ लेनदारों को भुगतान 12,000 का करना था, अब हमें 8,000 का करना है। इट मीन्स यहाँ 4,000 की वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कर जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4,000। उसके बाद देखिए बिल पेबल बीपी 3,000 का हमें पेमेंट करना था 2009 में, और हम 10 में कर रहे हैं 5,000 का। इट मीन्स क्या हुआ, 2,000 रुपये हमारी वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी। तो हम डिक्रीज में लिखेंगे 2,000 रुपये। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2009 में थे 2,000 और 10 में कुछ नहीं है। तो जब ये यहाँ पे जीरो हो जाते हैं इट मीन्स हमारी वर्किंग कैपिटल 2,000 से बढ़ जाएगी। देखिए डाउटफुल डेब्ट तो हम सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं। अब लेंगे हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। पहले 10 है फिर 14। दस 10,000 से यहाँ पे थे 14,000। इट मीन्स पहले हमें 10,000 का करना था, अब 14 का कर रहे हैं। इसका मतलब 4,000 से वर्किंग कैपिटल डिक्रीज करनी है। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000 और फिर 22,000। बैंक ओडी 15,000 और 2010 में 22,000। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमें पहले पेमेंट ओवरड्राफ्ट का 15 का करना था, 22 का कर रहे हैं। इट मीन जो वर्किंग कैपिटल है अगर इनके डिफरेंस में देखेंगे तो 7,000 से डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका टोटलिंग कर लेंगे। तो आप यहाँ देखें कि इसका टोटल 43 है और यहाँ पे 51 है। तो इसमें से हमने केवल ये वाला अमाउंट सेपरेट करा, तो यहाँ पे रह जाएगा हमारा 42 और यहाँ से हम 2,000 सेपरेट करेंगे तो ये रह जाएगा 49। तो हम यहाँ लिख लेते हैं करंट लायबिलिटीज 42,000 और यहाँ पर रह जाएगी 49,000। इसका हम टोटलिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम निकालेंगे वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल के लिए क्या करेंगे आप, करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ आप 86,000 में से 42,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए 6 - 2 4 8 - 4 4, तो ये आ जाती है 44,000। यहाँ देख लेते हैं 13 - 9 4 कर लेंगे, 9 - 4 5, तो ये आ जाएगी 54,000। ये हमने वर्किंग कैपिटल निकाली। अब देखेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितनी हुई हमारी।
वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ इंक्रीज में हम देखें तो पहले हम यहाँ पे टोटलिंग कर लेते हैं। तो देखिए इसका टोटल आ जाता है 18, तो 20, तो 22, 22 और 4, 23, 24, 26, 26 और 7, ये हो रही है हमारी पहले हम इसका करते हैं, इंक्रीज का चेक करते हैं पहले, सॉरी इसका करते हैं पहले। 13 और 5 18, 4 22, 22 और यहाँ से 10 लेते हैं 32 और 6 38 और 2 40 और 4 44, तो ये आती है हमारी 44,000। यहाँ पे भी इसको हमने 44,000 रखना है। ये जो टोटल है इधर वाला बड़ा है 54,000, इसको यहाँ रखेंगे और यही वाला अमाउंट चूँकि आपको पता ही है बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ और असेट साइड्स का टोटल इक्वल होता है, तो हमने यहाँ पे ये इक्वल रखते हैं। अब जो वर्किंग कैपिटल है और ये जो टोटल है इसमें बैलेंसिंग फिगर करेंगे तो आपको 10,000 दिखाई देगा और यही वर्किंग कैपिटल हम यहाँ पे दिखा देंगे, इसका टोटल भी 10,000 होगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन में चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट की। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।